महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा को लेकर हंगामा मचा हुआ है और जहां एक तरफ एमएनएस चीफ ने घोषणा की हुई है कि 3 मई से पहले या तो लाउड स्पीकर हटाए जाएं अवैध मस्जिदों से, नहीं तो वो पूरे महाराष्ट्र में मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा करेंगे। लेकिन इसी बीच नवनीत राणा जो कि सांसद है और उनके पति जो कि एक विधायक हैं, दोनों ने मिलकर के मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा की घोषणा क्या की, उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज कर दिया गया। 2 एफआईआर दर्ज हो गई और वो इसलिए कि एक एफआईआर में जैसे ही उनको छूट मिलेगी दूसरी एफआईआर में फिर से गिरफ्तारी कर ली जाए। यानी उद्धव सरकार ने पूरी तरह से तय किया हुआ है कि महाराष्ट्र के अंदर किसी को भी उनकी सरकार के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करने दी जाएगी। जहां एक तरफ कोई सरकार की भ्रष्टाचार की बात करता है तो उसके खिलाफ एक तरफ एफआईआर होती है, दूसरी तरफ शिवसेना के लोग उसके ऊपर हमला कर देते हैं। ठीक इसी तरह नवनीत राणा के केस में हुआ। नवनीत राणा के खिलाफ एक तरफ एफआईआर की गई, उसके पति को जेल में डाल दिया गया, दूसरी तरफ वहीं किरीट सोमैया के ऊपर जिस तरह से थाने के बाहर हमला हुआ, यह बता रहा है कि शिवसेना सरकार महाराष्ट्र के अंदर दहशत का माहौल तैयार करना चाहती है और एक मैसेज देना चाहती है कि हमारी सरकार के खिलाफ यदि कोई आवाज उठाएगा उसको कुचलने के लिए लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति का हवाला देकर पुलिस के सहारे, कानून के सहारे, एफआईआर के सहारे हम इसी तरह का काम करेंगे जैसा नवनीत राणा के खिलाफ किया। अब आप समझिए, एक सांसद, एक विधायक अगर जेल में डाले जा सकते हैं वो भी राष्ट्रद्रोह के केस में, क्या कोई आम आदमी ये हिम्मत करेगा? सवाल तो यह है कि क्या अब राज ठाकरे भी ये हिम्मत करेंगे? यही तो मैसेज देना था, राज ठाकरे को असली मैसेज देना था। ये बीच में नवनीत राणा आ गई तो नवनीत राणा को भी जेल में डाल दिया। उन्होंने दिखा दिया कि आप सांसद हैं, होंगे, आप लिखिए। जो लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला जी को चिट्ठी लिख रहे हैं, आप हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से झटका लगा है और यह दिखा दिया कि महाराष्ट्र में जो सरकार चल रही है वो जैसा जैसा चाहती है वैसा वैसा कर ले जाती है। यह मैसेज देकर सीधा है कि भाई हम जो करेंगे वो करेंगे। जैसा भी पिछले दिनों लाउड स्पीकर को लेकर के एक आदेश दिया गया कि मस्जिद के 100 मीटर परिधि में कोई भी डिस्टरबेंस नहीं करेगा, तो निश्चित रूप से बीजेपी इस पर सवाल उठा रही है। जो देवेंद्र फडणवीस हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, वो सवाल उठा रहे हैं कि भाई हनुमान चालीसा ही तो करने की घोषणा की है, अगर महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा नहीं पढ़ेंगे तो क्या पाकिस्तान में पढ़ेंगे? ये उन्होंने प्रश्न खड़ा किया है। अब ये प्रश्न का उत्तर तो महाराष्ट्र की जनता दे या महाराष्ट्र की सरकार। आखिरकार इस देश में, आजाद भारत में, जहां बोलने की आजादी के नाम पर देश के टुकड़े टुकड़े के नारे लगाए जाते हैं और जब उनके ऊपर एफआईआर होती है तो पूरे देश का लिबरल मीडिया, विपक्ष एकजुट हो जाता है और कहता है बोलने की आजादी है साहब। किसी ने अगर कह दिया कि हम इस देश के कानून को नहीं मानते, अगर वो कह रहा है कि हम तो टुकड़े टुकड़े के नारे लगाएंगे, तो बच्चे हैं। लेकिन आज यहां हनुमान चालीसा बोलने की आजादी नहीं है, आप जय श्री राम के नारे नहीं लगा सकते। सवाल तो यह है कि इस आजाद भारत में ये हो क्या रहा है? कानून सबके लिए एक गाइडलाइन बना दे जरा सुप्रीम कोर्ट। सरकार को बता देना चाहिए कौन से नारे लगाने हैं, कौन से नहीं, कौन से नारों पर कौन सी धारा एफआईआर लगेगी। मैं तो पहली बार सुन रहा हूं कि राष्ट्रद्रोह के केस में ऐसा भी हो सकता है कि यदि आप धार्मिक कोई पाठ करने की बात करें तो भी आपके ऊपर राष्ट्रद्रोह लग सकता है। अब देखिए, शायद नवनीत राणा को भी नहीं पता होगा, उनको लग रहा होगा हनुमान चालीसा पढ़ने की घोषणा करेंगे, ज्यादा क्या होगा, पुलिस नोटिस देगी, छोटी मोटी धाराओं में गिरफ्तारी होगी, जमानत करा लेंगी। नवनीत राणा सांसद होते हुए नहीं जानती थी कि उनके ऊपर भी राष्ट्रद्रोह लग जाएगा, और अब लग गया, जेल के अंदर बंद है। और आप देखिए तैयारी किस कदर है कि पति और पत्नी को अलग अलग जेल में रखा गया है। पति जी को तलोजा जेल मिली है, वहां शिफ्ट कर दिया। वहीं आपको बता दूं कि जो पत्नी है उनको भायखला जेल में रखा गया है। अब यह भी एक हो सकता है सरकार की क्या स्ट्रेटेजी है, किस तरह की वो सजा देना चाहती है कि पति पत्नी को भी अलग कर दें। लेकिन यहां खास बात यह है कि जो नवनीत राणा ने सरकार पर आरोप लगाए हैं,
सरकार की पुलिस पर जो सवाल उठाए वो बहुत गंभीर है। उन्होंने शिवसेना को घेरते हुए नवनीत राणा ने कहा है कि मैंने तो ये हनुमान चालीसा पाठ की जो घोषणा की थी वो इसलिए की थी कि शिवसेना अपने हिंदुत्व के मुद्दे को छोड़ चुकी है और इसलिए मैं शिवसैनिकों को जगाना चाहती थी। अब आप समझ लीजिए कि वो शिवसैनिकों को जगाने की बात कर रही है। ठीक इसी तरह एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे वो भी यही कह रहे हैं कि जो शिवसेना है, जो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना है, वो कुछ और शिवसेना थी। उसके काम, उसके समय में बाला साहब ठाकरे जी के जो सिद्धांत हैं वो आज की शिवसेना उन सिद्धांतों को भूल चुकी और इसलिए मैं आज की शिवसेना को यह याद दिलाना चाहता हूं कि वो अपने हिंदुत्व के एजेंडे को ना छोड़े वरना वो समाप्त हो जाएगी। अब यह बात अलग है कि एमएनएस में राज ठाकरे ने तो अपनी अलग से पार्टी बना ली। अब जब अलग पार्टी बना ली तो उनको शिवसैनिकों से क्या लेना देना है, लेकिन वो कहते हैं कि जो शिवसैनिक हैं वो अब अपने लिए जगह देख रहे हैं और इसलिए उनका कहना यह है कि वो हिंदुत्ववादी जो शिवसैनिक हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म अपनी पार्टी में देना चाहते हैं। यह राजनीति है, महाराष्ट्र की राजनीति है। लेकिन नवनीत राणा ने सवाल यहीं तक नहीं, एक गंभीर आरोप उन्होंने महाराष्ट्र की पुलिस पर भी लगाया है। उन्होंने कहा कि मुझे रात भर लॉकअप में रखा गया, जबकि एफआईआर हुई है। यह गंभीर आरोप था कि नहीं ये कोर्ट को तय करना था, लेकिन उन्होंने जो बात बोली है, जो आरोप लगाया है, वो अपने आप में बहुत गंभीर है। उन्होंने कहा कि मैं दलित हूं, मैं शेड्यूल कास्ट हूं और इसके कारण से थाने में जब मुझे बंद रखा गया तो मुझे पानी तक नहीं दिया गया। यह कह दिया गया कि जिस गिलास में हम पानी पी रहे हैं उसमें तुमको नहीं देंगे क्योंकि तुम दलित हो। अब यह आरोप अपने आप में बहुत गंभीर है। एससी एसटी आयोग इस पर गंभीर संज्ञान लेगा नहीं लेगा ये मैं नहीं जान सकता, लेकिन यह बात जरूर है कि यह मामले से एक नई बहस शुरू हुई है कि आजाद भारत के 75 साल बाद भी क्या इस देश में, इस देश की पुलिस जाति के आधार पर इस तरह का छुआछूत करती है, और यदि करती है तो यह अपने आप में बहुत गंभीर है। इस पर एससी एसटी आयोग को संज्ञान लेना चाहिए और इस पे देश के गृह मंत्री को भी संज्ञान लेना चाहिए। अमित शाह जी, उनको अपील की गई है। बीजेपी ने बाकायदा प्रतिनिधि मंडल अपना भेजा, गृह मंत्रालय में उन्होंने कंप्लेंट की है। हालांकि उनकी कंप्लेंट किरीट सुमैया पर हुए हमले को लेकर थी, क्योंकि किरीट सुमैया को जिस तरह से मारा गया थाने के बाहर, उनको चोट लगी, उनको खून निकला, उनकी गाड़ी पर पथराव किया गया। उनका भी कहना यह है कि मुझे जानलेवा हमला किया गया और यह पहली बार नहीं, इसके पहले भी 2 बार हमले किए गए। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि एक जेड सिक्योरिटी प्राप्त व्यक्ति, उसको यदि पुलिस थाने के बाहर घेर कर पथराव किया जाता है, घायल कर दिया जाता है, तो आम आदमी की सुरक्षा कैसे हो रही होगी महाराष्ट्र में। मतलब तो साफ है कि महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ यदि कोई बोलेगा उसके साथ कुछ भी हो सकता है। और ये जो मैसेज है, ये मैसेज भारतीय जनता पार्टी के लीडरों के लिए है। अब भारतीय जनता पार्टी के लीडर देवेंद्र फडणवीस, किरीट सुमैया या फिर नारायण राणे इसीलिए ये बात कह रहे हैं कि यहां तो राष्ट्रपति शासन लगाओ। नारायण राणे ने साफ साफ कह दिया। हालांकि देवेंद्र फडणवीस का एक दिन पहले बयान आया था कि जनता ये कह रही है कि जो हालात महाराष्ट्र के अंदर हैं, इन हालातों में राष्ट्रपति शासन ही एक विकल्प है, क्योंकि घोटाले दर घोटाले खुलते जा रहे हैं। 2 मंत्री जेल के अंदर बंद हैं और जो आवाज उठाता है भ्रष्टाचार के विरुद्ध, उसके खिलाफ हमलावर हो जाती है शिवसेना। पुलिस कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रही है और इसलिए इस प्रदेश में राष्ट्रपति शासन एकमात्र विकल्प है। अब लेकिन देवेंद्र फडणवीस कहते हैं हमारी मंशा शिवसेना को हटाकर यहां सरकार को गिराकर राष्ट्रपति शासन लगाने की हमारी मांग नहीं है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो जनता में छवि खराब शिवसेना की है, इसमें इनको किसी भी प्रकार का जो एक होता है कि इनको सहानुभूति मिल जाए, वो ना मिले। हम चुनाव तक इंतजार करेंगे। लेकिन जो नारायण राणे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये जो हालात हैं ये बहुत खराब हैं। बीजेपी वाले कार्यकर्ताओं को घेर कर हमला किया जा रहा है, मंत्रियों तक को नहीं छोड़ा जा रहा है, फर्जी एफआईआर कराई जा रही है। और अब नवनीत राणा का अगर आरोप सच माने तो वहां एक दलित को इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, क्योंकि वो एक दलित है,
महिला है उसके बावजूद। तो ये आरोप गंभीर हैं और इन गंभीर आरोपों के बीच ये तय है कि नारायण राणे ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। उन्होंने ये कहकर सबको चौंका दिया है कि हम केंद्र से मांग करेंगे, राष्ट्रपति जी से मांग करेंगे कि प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्योंकि हालात बहुत खराब हैं। देखना होगा कि वहां राष्ट्रपति शासन लगता है या इसी तरह आपस की जिरह, बहसबाजी और जेल और FIR का खेल चलता रहेगा। वंदे मातरम।